अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अफजाल मुस्तफ़ा और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया टैग। जी हाँ, बाज़ औक़ात होता ये है कि हमें हमारी वेबसाइट्स के ऊपर या हमारे वेब पेजेस के ऊपर कुछ इमेजेस जो हैं वो इंसर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। हमें कुछ तस्वीरें लगानी पड़ती हैं, कुछ इमेजेस लगानी पड़ती हैं और उन इमेजेस को लगाने के लिए जो टैग हम यूज़ करते हैं उस टैग का नाम है IMG टैग, इमेज टैग। और उसी इमेज टैग को सीखने के लिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। Afzal Mustafa, awaken your power. Learn the craft. This is your hour. ऑल राइट, तो जी हम आ चुके हैं हमारी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और लैपटॉप स्क्रीन पर आने के बाद अगर आप देखें तो ये हमारा वही फोल्डर है जिसे हमने डे 1 से क्रिएट किया था। मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद कोड में इसको ओपन कर लूँगा, जिससे ये हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारा बड़ा ही बेसिक सा बॉयलर प्लेट कोड जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है। इसका टाइटल हमने इमेज ऑलरेडी कर दिया। अच्छा जी, उस इमेज टैग को डिस्कस करने से पहले हम पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेंगे उसके कॉन्सेप्ट का कि वो काम कैसे करता है। तो उसके लिए मैं ओपन करता हूँ हमारा ब्लैक बोर्ड और इस ब्लैक बोर्ड पे आने के बाद मैं ओपन करता हूँ कुछ इस तरह से। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि हमारा ये एक फ़ोल्डर है, ठीक है, और इस फोल्डर को हम नाम दे देते हैं सपोज फोल्डर 1। ये फोल्डर 1 है हमारे पास यहाँ पर। इस फोल्डर 1 के अंदर अगेन हमारे पास एक और फोल्डर है और उस फोल्डर का नाम है, वो फोल्डर ये है और इसका नाम है फोल्डर 2। अगेन इसके अंदर हमारे पास एक फोल्डर है और उस फोल्डर का नाम है फोल्डर 3। इस तरह से, और इसका नाम भी अगर हम यहाँ पर लिख दें तो ये है हमारा फोल्डर 3। अब देखिए, हमें बेसिकली कुछ सिनेरियोज डिस्कस करने हैं क्योंकि जब हम हमारी इमेजेस को अटैच कर रहे होंगे हमारे वेब पेजेस के साथ तो वहाँ पर हम उसका एक रिलेटिव पाथ यूज़ करेंगे। वो पाथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अगर आप उस पाथ को यूज़ करने में ज़रा सी गलती करेंगे तो आपकी फ़ाइल अटैच नहीं हो पाएगी, मतलब आपकी जो इमेज है वो आपके वेब पेज पे अपीयर नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप इस फाइल के पाथ स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझें। अब फ़र्ज़ करें कि हमारी जो इमेज फाइल है, हमारी जो HTML फाइल है वो इस फोल्डर 2 के अंदर मौजूद है, इसलिए मैं यहाँ पर उसको लिख देता हूँ HTML फाइल। हमारी HTML फाइल यहाँ पर अवेलेबल है और एक इमेज भी हमारी यहाँ पर अवेलेबल है। मतलब फोल्डर 2 के अंदर एक फाइल है HTML की और उसी के साथ अवेलेबल है एक इमेज फाइल और उसके अंदर एक और फोल्डर भी है। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस सिनेरियो को कि ये सिनेरियो क्या है। मतलब अगर हमारी फाइल और हमारा जो HTML पेज है वो एक ही फोल्डर के अंदर हो तो हम उसे किस तरह से अटैच करते हैं, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम बकिया जो सिनेरियोज हैं उनकी तरफ वापस आएंगे। अच्छा, उसके लिए मैं आता हूं हमारे इस विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर और इस विजुअल स्टूडियो कोड में अगर आप गौर से देखें तो ये हमारी HTML फाइल फर्स्ट अंडरस्कोर फाइल के नाम से और उसी के साथ हमारी एक इमेज मौजूद है जिसका नाम है sunset.png। तो मुझे इसी इमेज को पुट करना है हमारे वेब पेज के साथ। मैं अगर इसको ओपन कर लूँ अभी तो ये हमारा जो ब्राउज़र है वो बिल्कुल एम्प्टी है, हमारा वेब पेज जो है वो बिल्कुल एम्प्टी है। अच्छा जी, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं इमेज टैग यहाँ पर ऐड करूँगा और इमेज टैग को ऐड करने के लिए IMG लिख के मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो ज़रा गौर से देखिए यहाँ पर IMG टैग के साथ दो एट्रीब्यूट्स भी आ चुके हैं। मैं इन एट्रीब्यूट्स को फिल वक्त यहाँ से रिमूव करता हूँ। और यहाँ पर भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे सीखने के लिए, वो ये, आपको अगर याद हो हमने डिस्कस किया था सेल्फ क्लोजिंग टैग्स के बारे में कि कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो सेल्फ क्लोजिंग होते हैं और कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिन्हें क्लोज करने के लिए हमें क्लोजिंग टैग लगाना पड़ता है। तो आप देख के समझ गए होंगे यहाँ पर कि ये जो इमेज टैग है हमारा, ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। अब चूंकि ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है तो इसका हमें अलग से क्लोजिंग टैग लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर सेल्फ क्लोजिंग टैग हो या हमारा नॉर्मल टैग हो, जब हम एट्रीब्यूट्स लिखते हैं तो याद रखिएगा एट्रीब्यूट्स हम अपने सेल्फ क्लोजिंग टैग में इस लास्ट एंगल, ये जो एंगल ब्रैकेट है
इस एंगल ब्रैकेट से पहले हम यहाँ पर स्पेस देंगे थोड़ी सी, और यहाँ पर हम अपने एट्रीब्यूट्स को लिखना शुरू करेंगे। जैसे कि अगर मैं इस इमेज की फॉर्म में इमेज की के लिए अपना एट्रीब्यूट लिखना चाहूँ तो वो है SRC, पहला एट्रीब्यूट। मैं लिख के जैसे ही एंटर करूंगा तो बकिया कोड खुद ही कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, फर्ज करें कि अगर ये ऐसा टैग ना होता बल्कि ये कोई पी टैग होता, जैसे फर्ज करें मैं यहाँ पर लिखता हूँ पी टैग, और यहाँ पर क्लोजिंग और ओपनिंग टैग दोनों अवेलेबल है। यहाँ पर अगर हमें अपना एट्रीब्यूट देना होगा तो वो एट्रीब्यूट हम हमेशा हमारे ओपनिंग टैग के इस जगह पर लिखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आ रही है कि जब भी हम एट्रीब्यूट्स इंसर्ट करते हैं तो वो किस जगह पर करते हैं। अगर तो वो एक नॉर्मल टैग है ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के साथ, तो फिर हम ओपनिंग टैग की इस जगह पर आके पुट करेंगे उस एट्रीब्यूट को। लेकिन अगर वो सेल्फ क्लोजिंग टैग है तो उसके टैग के इस एंगल ब्रैकेट से पहले यहाँ पर हम उसे इंसर्ट करेंगे। तो मैं अभी के लिए इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से। और अब सोर्स एट्रीब्यूट और सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर इस जगह पर हम बेसिकली अपनी फाइल का पाथ डिफाइन करते हैं कि हमारी जो फाइल है जिसे हम शो करवाना चाह रहे हैं हमारे वेब पेज के ऊपर, वो किस जगह पर मौजूद है। तो इस केस में चूंकि हमने डिस्कस किया है पहले सिनेरियो को कि हमारी HTML फाइल और हमारी इमेज फाइल एक ही फोल्डर के अंदर अवेलेबल हैं, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली जाकर, अब ये आप देख भी सकते हैं कि ये हमारी HTML फाइल है और ये हमारी इमेज फाइल है। अच्छा, मैं इसे यहाँ से क्लोज करता हूँ। तो इस केस में, जिस केस में हमारी इमेज फाइल और HTML फाइल दोनों एक ही डायरेक्टरी के अंदर या एक ही फोल्डर के अंदर हो, तो उसके लिए हम डायरेक्टली क्या करते हैं, हम अपनी फाइल का, इमेज फाइल का नाम यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे कि हमारी फाइल का नाम है sunset.png। आप देख रहे हैं कि जब मैं लिख रहा था तो ये नीचे हमें शो भी कर रहा है कि जनाब यहाँ पर इससे मिलती जुलती ये फाइल अवेलेबल है। मैं इस पर क्लिक भी कर सकता हूँ और चाहूँ तो पूरा जो नाम है वो लिख भी सकता हूँ। इसमें आप किसी किस्म की गलती नहीं कर सकते, मिस्टेक नहीं कर सकते स्पेलिंग्स के अंदर, अपर केस या लोअर केस के अंदर। ये केस सेंसिटिव है, मतलब अगर फाइल का नाम लोअर अल्फ़ाबेट्स में है तो आपको लोअर लिखना है, अगर वो नाम कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में है या कोई एक आधा अल्फ़ाबेट जो है वो कैपिटल है तो आपको एज इट इज़ लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। मैं यहाँ लिखने के बाद एंटर करता हूँ और वापस चलता हूँ हमारे पेज के ऊपर और इसे जाके एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। आई थिंक ये वो ब्राउज़र नहीं था। मैं यहाँ राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक करता हूँ। तो देखें हमारे सामने हमारा जो ब्राउज़र था वो ओपन हो गया और उसमें हमारी इमेज जो है वो लगी हुई है। अब एक चीज़ तो हो गई ये, दूसरे नंबर पे हमारा एक और टैग है, एक और एट्रीब्यूट है जो हम इस इमेज टैग के साथ हमेशा यूज़ करते हैं, और वो है ALT। ALT, मैं ALT लिख के जैसे ही लिखूंगा तो आप देखें यहाँ पर ऑप्शन आ रही हैं और सबसे टॉप पे ऑप्शन आ रही है हमारे पास ALT टैग की, एट्रीब्यूट की। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा तो बकिया कोड खुद ही कंप्लीट हो जाएगा। अब ये ALT टैग क्या है, फर्ज करें मैं यहाँ पर लिखता हूँ अ ब्यूटीफुल सनसेट व्यू। मैंने एक लाइन लिखी है, वो लाइन जो एग्जैक्ट इस इमेज को डिफाइन कर सके। ये बात आपने हमेशा ज़हन में रखनी है कि यहाँ पर ऑल्ट टैग के अंदर जो टेक्स्ट आपने लिखना है वो रेलिवेंट होना चाहिए हमारी इमेज के साथ। जो इमेज है, जिस चीज़ से मुतलिक हमारी इमेज है, उसी चीज़ से मुतलिक हमारा ये टेक्स्ट होना चाहिए। अब अगर मैं वापस जाऊँ हमारे ब्राउज़र के ऊपर तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, लेकिन यहाँ तो कोई चेंज नहीं आया, यहाँ तो कोई तब्दीली नहीं आई, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर वो ऑल्ट टैग जो हमने लिखा था वो किस लिए लिखा। मैं वापस चलता हूँ हमारे इस ब्राउज़र, इस विजुअल स्टूडियो कोड में, और यहाँ पे जाके मैं इस इमेज का जो नेम है वो चेंज कर देता हूँ। फर्ज करें मैं यहाँ पर मैंने कर दिया इस तरह से। अब अगर मैं जाता हूँ हमारे ब्राउज़र के ऊपर तो देखिए वो इमेज यहाँ से गायब हो गई, और वो इमेज ना सिर्फ गायब हो गई, अगर मैं एनलार्ज करके आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि एक तो ब्रोकन इमेज यहाँ पर आ रही है, ब्रोकन इमेज का सिंबल यहाँ पे आ रहा है, और साथ में वही टेक्स्ट यहाँ पर अपीयर होना शुरू हो गया जो हमने अपने ऑल्ट टैग के अंदर मेंशन किया था। तो इसका मतलब ये है कि ऑल्ट टैग उस वक्त अपीयर होता है वेब पेजेस के ऊपर जब हमारी मेन इमेज अपीयर ना हो पाए।
किसी भी वजह से। इसकी बेशुमार रीजंस हो सकती हैं। पहली रीज़न तो ये हो सकती है कि समटाइम हमारे इंटरनेट की स्पीड जो है वो स्लो रहती है, और स्लो होने की वजह से हमारी इमेजेस जो हैं, चूँकि इमेजेस के साइजेस काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, 2 MB, 4 MB, 6 MB, 10 MB, इवन 50 MB, तो इतनी बड़ी फाइल साइज जो है वो अचानक से लोड नहीं हो पाती। जब वो लोड नहीं हो पाती तो उसकी जगह पर फिर हमारा जो ऑल्ट टैग है उसके अंदर लिखा गया जो टेक्स्ट है वो अपीयर होना शुरू हो जाता है। इसीलिए इसको ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट या ऑल्ट टेक्स्ट का नाम दिया जाता है। ऑल्ट मीन ऑल्टरनेटिव, मतलब उसका मुतबादिल। तो ये ऑल्ट टैग इसी काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि अगर किसी वजह से आपकी इमेज शो ना हो तो एटलीस्ट एक टेक्स्ट वहां पर शो हो जाए जो वहां पर लगी हुई इमेज को रिप्रेजेंट कर सके कि ये इमेज जो यहाँ पर लगी थी ये किस चीज से मुतल्लिक है। एक चीज। दूसरी चीज, कुछ ऐसी डिवाइसेस हुआ करती हैं जो रीड ओनली मोड पे चलती हैं। मतलब रीड ओनली मोड का मतलब उसमें कोई इमेजेस या वीडियोस वगैरह लोड नहीं होती। तो ऐसी ऐसी डिवाइसेस ज़्यादातर बुक रीडिंग के लिए यूज़ होती हैं। तो ऐसी डिवाइसेस के ऊपर अगर हमारी वेबसाइट ओपन की जाए तो उसके ऊपर भी हमारा ये ऑल्ट टैग ही अपीयर होता है, हमारी इमेजेस अपीयर नहीं होती। दूसरा केस। तीसरा केस ये है कि कुछ कलर ब्लाइंड पीपल, कलर ब्लाइंड जो लोग होते हैं, अगर वो हमारी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उनके लिए हमारे ब्राउज़र के अंदर कुछ सेटिंग्स होती हैं, वो जाके वहाँ से सेट कर सकते हैं कि मैं जो हूँ कलर ब्लाइंड हूँ। तो उन लोगों को भी हमारी इमेज जो है वो नज़र नहीं आती, बल्कि इमेज की जगह पर या इमेज के साथ हमारा ये जो ऑल्ट टैग है इसके अंदर लिखा गया टेक्स्ट जो है ये नज़र आ रहा होता है। इसीलिए ये जो ऑल्ट टेक्स्ट है ये लिखना ज़रूरी है। और चौथा, नंबर 4 पॉइंट जो जिसकी वजह से हमें ये लिखना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि जब हम एसईओ कर रहे होते हैं अपनी वेबसाइट की, तो उस एसईओ के अंदर भी हम यहाँ पर अपनी इमेज से रिलेटेड कीवर्ड्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो उससे हमारी वेबसाइट को या हमारी उस इमेज को या हमारे उस पेज को रैंकिंग फैक्टर्स जो हैं वो मिलते हैं, मतलब हमारी रैंकिंग जो है वो बेहतर होने के इम्कानात होते हैं। तो इसलिए ये ऑल्ट टैग जो है ये हम हमेशा हमारी इमेज के साथ इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद मैं इसको नॉर्मलाइज करता हूँ स्क्रीन को अगेन, और वापस चलते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। अब अगर आप देखें तो हमने अभी तक सिर्फ एक सिनेरियो डिस्कस किया है, और वो ये कि अगर हमारी HTML फाइल और हमारी इमेज फाइल दोनों एक ही लोकेशन पर, एक ही डायरेक्टरी में या एक ही फोल्डर पर मौजूद हों तो हम उनको किस तरह से लिंक कर सकते हैं। अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं। दूसरा सिनेरियो ये है कि फ़र्ज़ करें कि हमारी जो इमेज है वो उस फोल्डर की बजाय उस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर में मौजूद है। जैसे हमने ये देखा कि हमारी जो इमेज है वो अभी तो इसी फोल्डर के अंदर थी, जो जिस फोल्डर में हमारी HTML फाइल अवेलेबल है। लेकिन अगर किसी वजह से हमारी फाइल हम मूव कर दें या हमारी फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हो इस फोल्डर के अंदर, जिस फोल्डर में हमारी HTML फाइल है उस फोल्डर के अंदर, मतलब HTML फाइल फोल्डर 2 में है, फोल्डर 2 के अंदर एक फोल्डर 3 है, हमारी इमेज यहाँ पर मौजूद है। अगर यहाँ पर मौजूद है तो हम इसे किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं? उसके लिए हम चलते हैं वापस हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। मैं इस इमेज को यहाँ से करता हूँ रिमूव, और रिमूव करने के बाद अब देखें यहाँ पर अगर मैं जाऊँ तो यहाँ से वो इमेज रिमूव हो चुकी है, बल्कि हमने तो उसका नाम भी चेंज कर दिया था। अच्छा, चूंकि यहाँ पर वो इमेज रिमूव हो चुकी है तो अब हमें वो ब्राउज़र पे नज़र नहीं आ रही। अब हमें क्या करना है? अब इस फोल्डर के अंदर, ये फोल्डर था, इस फोल्डर के अंदर अगर हम आए तो एक और फोल्डर है और एक HTML फाइल है। अब मुझे क्या करना है? इस फोल्डर से इस न्यू फोल्डर के अंदर जाना है, और उस न्यू फोल्डर के अंदर हमारी जो इमेज है वो मौजूद है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस हायरार्की की या इस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की समझ आ रही होगी। अगर नहीं आ रही तो एक दफ़ा फिर से देख लें इसको कि हमारी HTML फाइल यहाँ पर है फोल्डर 2 के अंदर, लेकिन जो इमेज फाइल है वो अब फोल्डर 3 के अंदर है, जो कि इटसेल्फ फोल्डर 2 के अंदर है। तो हम क्या करते हैं, हम वापस चलते हैं यहाँ पर। अब मैं इस पाथ को यहाँ से करता हूँ रिमूव, और रिमूव करने के बाद अब मुझे क्या करना है? मुझे एक डॉट पुट करना है, या इसके बगैर भी मैं डायरेक्ट फॉरवर्ड स्लैश पुट करूं। फॉरवर्ड स्लैश पुट करते ही देखें मुझे एक फोल्डर नजर आना शुरू हो गया, वो फोल्डर जो हमारी इसी डायरेक्टरी के अंदर मौजूद है, न्यू फोल्डर है वो बेसिकली। अच्छा, मैं यहाँ पर इसका नाम लिखूंगा न्यू फोल्डर, और उससे पहले मुझे करना है यहाँ पर डॉट। न्यू फोल्डर के अंदर आके
अगेन मुझे यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगानी है और फिर यहाँ पर मुझे मेरी सनसेट इमेज जो है ये नज़र आ जाएगी। मैंने क्या किया, मैंने एक डॉट और फॉरवर्ड स्लैश लगाई। इससे क्या हुआ कि हम अपने इसी फोल्डर के अंदर एक दफ़ा अपीयर हुए। उसके अंदर फिर एक और न्यू फोल्डर था तो मैंने उसका नाम लिखा, ये न्यू फोल्डर, और उसके अंदर फिर हमारी इमेज थी तो वो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर ली। अब जब मैं वापस जाता हूँ हमारे ब्राउज़र पे तो आप देख सकते हैं कि वो इमेज वहाँ यहाँ पे वापस आ चुकी है। ये था सिनेरियो नंबर 2। अब अगर फ़र्ज़ करें कि हम सिनेरियो नंबर 3 को देखें तो वो ये है कि हमारी HTML फाइल जिस फोल्डर में एग्जिस्ट करती है, ना तो हमारी इमेज इस फोल्डर में है, ना इस फोल्डर के अंदर किसी फोल्डर में है, बल्कि इस फोल्डर से बाहर किसी फोल्डर के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। आई रिपीट, जिस फोल्डर में हमारी HTML फाइल एग्जिस्ट करती है उस फोल्डर से बाहर अगर हम जाएं तो वहां पर एक फोल्डर है और उस फोल्डर के अंदर हमारी जो इमेज फाइल है वो एग्जिस्ट करती है इस तरह से। तो इस फाइल को हम अपने इस फोल्डर के अंदर मौजूद HTML के साथ किस तरह से लिंक अप कर सकते हैं, किस तरह से अटैच कर सकते हैं, वो अब हम देखते हैं। उसके लिए हम वापस चलते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में। मैं क्या करता हूँ, मैं इस फोल्डर से इस इमेज को यहाँ से कॉपी करता हूँ जो कि पहले यहाँ पर अवेलेबल थी। अब इस फोल्डर से भी बाहर हम जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं उस इमेज को पेस्ट कर देता हूँ। अब ये सनसेट इमेज यहाँ पर मौजूद है। तो उसके लिए फर्ज करें कि मैं यहाँ से इस पाथ को रिमूव कर दूंगा। रिमूव करने के बाद वापस चलते हैं एक दफ़ा पेज पे तो देखें यहाँ से वो इमेज गायब हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस फोल्डर से बाहर निकलना है। इस फोल्डर से पहले तो मैं इस फोल्डर के अंदर जा रहा था, अब मुझे इस फोल्डर से बाहर निकलना है। इस फोल्डर से बाहर निकलने के लिए जो हम टेक्स्ट यूज़ करते हैं, जो कोड यूज़ करते हैं, वो क्या है, मुझे यहाँ लिखना है डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश। जैसे ही मैं डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश लिखूंगा तो यहाँ पर मुझे अगेन वो सनसेट इमेज नज़र आनी शुरू हो जाएगी। मैं इस पर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं वापस आता हूँ तो देखें यहाँ पर वो इमेज हमारी दोबारा से अपीयर होना शुरू हो चुकी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस हायरार्की को आप बगौर समझ चुके होंगे। हाँ जी, इस हायरार्की को समझना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम अपनी फाइल्स का जो रिलेटिव पाथ है वो डिफाइन नहीं कर पाएंगे। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। अब चौथा जो हमारा सिनेरियो है वो क्या है, वो ये है, मैं सबसे पहले जाता हूं और यहां से इस पाथ को यहां से रिमूव करता हूं। इस पाथ को रिमूव करने के बाद मैं वापस जाता हूं यहां पर किसी इंटरनेट पे किसी फोल्डर में अनस्प्लैश के ऊपर। अनस्प्लैश एक इमेज लाइब्रेरी है, इमेज लाइब्रेरी, वीडियोस लाइब्रेरी, और जैसे ही मैं इस पे जाता हूं तो फर्ज करें कि ये वो इमेज है जो हम अपनी वेब पेज के ऊपर दिखाना चाहते हैं। अब ये इमेज हमारी डायरेक्टरीज में अवेलेबल नहीं है, हमारे फोल्डर्स में या हमारी मशीन पे, मतलब हमारे लैपटॉप पे अवेलेबल नहीं है। ये इमेज कहाँ पर अवेलेबल है, ये इमेज क्लाउड पे अवेलेबल है, या ये इमेज किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। उस वेबसाइट की इमेज को जब हम अपनी वेबसाइट पे इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो पाथ हम यूज़ करते हैं बेसिकली, वो हम उस इमेज का ये इमेज का एड्रेस कॉपी करते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए मुझे सिंपली इस इमेज पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक करना है। मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो इस इमेज का जो एड्रेस है वो हमारे क्लिपबोर्ड पे कॉपी हो चुका है। अब मैं जाऊंगा यहाँ पर हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में। पहले हम देखें तो हमारे इस ब्राउज़र में कोई इमेज नज़र नहीं आ रही। मैं जैसे ही इस पे जाऊंगा, अब इस सोर्स के अंदर उसी पाथ को मैं पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा और पेस्ट, कंट्रोल वी से भी आप इसको कर सकते हैं। मैं इसको पेस्ट पे क्लिक करूंगा, जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये उसका लेंथी सा जो पार्ट है, लंबा चौड़ा जो उसका पाथ है, वो हमारे इस ब्राउज़र में आ गया। मैं इसको अपनी विंडोज़ में फिट करने के लिए व्यूज़ पे जाऊंगा और वर्ड रैप पे क्लिक करूंगा तो ये हमारी स्क्रीन पे फिट हो जाएगा। अब अगर हम वापस जाएं अपने ब्राउज़र पे तो देखें यहाँ पर हमारे सामने वो जो इमेज है वो आ चुकी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक हमने जितना भी सीखा, जितना भी इमेज टैग को देखा, वो आपको समझ आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और प्रैक्टिस करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट सेक्शन हमने पढ़ना है इसका, वो एक इंतहाई अहम सेक्शन है। अब देखें ये इमेज यहाँ पर काफ़ी बड़ी नज़र आ रही है। मैं नहीं चाहता कि हमारे व्यू पेज के ऊपर या हमारे पेज के ऊपर ये इमेज इतनी बड़ी नज़र आए, और बाज़ औक़ात हमारे पेजेस के ऊपर इतनी जगह होती भी नहीं है कि हम इतने बड़े साइज़ की इमेजेस जो हैं वो यहाँ पर लगा सकें।
तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं जाऊंगा हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में, और विजुअल स्टूडियो कोड में जाने के बाद अब मैं क्या करता हूँ बेसिकली, इस पाथ को यहाँ से रिमूव करता हूँ क्योंकि खासा लेंथी होने की वजह से ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है आपको। मैं यहाँ पर अगेन वही सनसेट वाली इमेज जो है वो लगा लेता हूँ। सनसेट वाली इमेज लगाने के बाद एक दफ़ा फिर से चेक कर लें कि क्या वो आ चुकी है। लीजिए वो आ चुकी है। अब मुझे इसका साइज चेंज करना है, इसकी हाइट और इसकी विड्थ चेंज करनी है। अब हाइट और विड्थ को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बेसिकली कुछ एट्रीब्यूट्स हुआ करते हैं, और वो एट्रीब्यूट्स क्या हैं, वो एट्रीब्यूट्स बेसिकली अगर आप गौर से देखें तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारे इस इमेज की हाइट है। मैं लिख दूं यहाँ पर हाइट, और ये जो है हमारी इमेज की यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे इस इमेज की विड्थ है। हम क्या करते हैं, हम अपनी इस इमेज की विड्थ को खुद से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और खुद से कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो हम देखते हैं कि वो क्या हैं। मैं जाता हूं हमारे इस टैब पे, और इस टैब पर जाने के बाद मैं यहाँ क्या करूँगा, जैसे हमने ऑल्ट टैग यहाँ पर दिया था, उसी ऑल्ट टैग की तरह यहाँ पर हम एक और एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, वो है हाइट का एट्रीब्यूट। हाइट जैसे ही मैं लिख के प्रेस करूँगा तो बकिया कोड कंप्लीट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं इसकी हाइट जो है वो असाइन कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसकी हाइट देता हूँ 900 पिक्सल। मैं 900 पिक्सल हाइट दे के जैसे ही ब्राउज़र पे जाता हूँ तो देखें इमेज का साइज़ बढ़ चुका है। आप अगर इसको स्मॉल करना चाहें तो फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर इसका साइज़ कर देता हूँ 150 पिक्सल। जैसे ही जाएंगे तो ये 150 पिक्सल में इसकी हाइट हो गई। अब आपने गौर किया होगा कि इसकी हाइट के साथ साथ इसकी विड्थ भी कंप्रेस हो रही है या एक्सप्रेस हो रही है। विड्थ भी या तो बढ़ रही है या विड्थ भी कम हो रही है, हालांकि हमने तो सिर्फ हाइट को चेंज किया है। तो याद रखिएगा कि जब हम हाइट या विड्थ में से किसी एक एट्रीब्यूट को यूज करते हैं तो दूसरा एट्रीब्यूट ऑटोमेटिकली चेंज होता है, ताकि उस इमेज की जो एस्पेक्ट रेशो है उसको फिट रखा जा सके, उसको सेम रखा जा सके। अगर हम दोनों को यूज करेंगे, हाइट और विड्थ दोनों को यूज करेंगे, तो उसके लिए हमें उसकी एस्पेक्ट रेशो का मुकम्मल आइडिया होना चाहिए कि कितनी हाइट इंक्रीज करने से कितनी विड्थ इंक्रीज करनी चाहिए। अगर हमें ये नहीं पता होगा तो हम गलती कर बैठेंगे, और वो गलती किस तरह से करेंगे। फर्ज करें मैंने यहाँ पर इसकी हाइट को कर दिया 300 पिक्सल। 300 पिक्सल करने के बाद अगर मैं चेक करूं तो वो इस साइज की है। अब मैं अगर इसकी हाइट के साथ साथ इसको विड्थ भी असाइन करना चाहूं तो विड्थ के लिए मैंने यहाँ पर W लिख के एंटर किया, तो ये हमारा विड्थ का जो एक एट्रीब्यूट था वो यहाँ पर आ गया। अब फर्ज करें कि मैं इसको 600 कर देता हूँ। 600 करने के बाद अगर मैं वापस जाऊं अपने ब्राउज़र पे तो देखें वो इमेज की हाइट 600 हो तो गई है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी जो एस्पेक्ट रेशो थी, उसका जो एक तनासुब था हाइट और विड्थ का, वो भी डिस्टर्ब हो गया। और उसके डिस्टर्ब होने की वजह से पूरी इमेज जो है वो इस तरह से एक्सपेंड हुई है या इंक्रीज हुई है कि अब वो अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं रही। अगर आपको मैं इसका मजीद आइडिया क्लियर कर सकूं तो मैं इसको 300 कर देता हूं और इसको मैं 800 कर देता हूँ। तो जैसे ही करके मैं वापस जाता हूँ तो ये देखें कि वो इमेज अपनी एस्पेक्ट रेशो को बरकरार नहीं रख सकी। तो इसी वजह से हम करते ये हैं कि हम या तो हाइट का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं या फिर विड्थ का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, और दोनों में से कोई एक यूज़ करने से होगा ये कि उस इमेज की जो एस्पेक्ट रेशो है वो ख़राब नहीं होगी और वो इमेज हमें एज इट इज़ नज़र आएगी जैसे थी, सिर्फ साइज़ कम या ज़्यादा होगा। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें हाइट यूज़ करनी है या विड्थ यूज़ करनी है। तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है हमारे वेब पेज के डिज़ाइन के ऊपर, कि हमारे वेब पेज के ऊपर जो डिज़ाइन है वो हमें कितनी स्पेस अलाउ करता है। उस स्पेस के मुताबिक हम उसकी विड्थ को या हाइट को एडजस्ट करते हैं। तो ये जब हम अपने प्रोजेक्ट्स की तरफ बढ़ेंगे, जब हम कंप्लीट वेब पेजेस, कंप्लीट वेबसाइट्स क्रिएट करेंगे, तो उस वक्त हम इसको मज़ीद डिटेल में देखेंगे। इसके साथ ही
हमारी आज की वीडियो जो है वो कंप्लीट होती है। ऐसा नहीं है कि हमने इमेज के तमाम एट्रीब्यूट्स को डिस्कस कर लिया है, अभी इमेज से रिलेटेड बहुत से एट्रीब्यूट्स बाकी हैं, जैसे मैप है, एरिया है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है, वगैरह वगैरह, लेकिन वो हम कवर करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर। तो तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, हम मज़ीद एलेबोरेटेड वीडियोज़ जो हैं वो आपके लिए लाएंगे। और इसके साथ ही आज की इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़। Absol Mustafa, awaken your power. Learn the craft.